वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 4 सितंबर का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। तो हम डिस्कशन सीधा स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती है वो आती है ऑयल प्राइजेस के लिए। अभी जो हमारे फूड सेक्रेटरी हैं सुधांशु पांडे, उन्होंने बोला है इन फ्यूचर जो एडिबल ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल भी बोल सकते हैं, उसके प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से हम जो हमारा एडिबल ऑयल है या जो भी ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो गए हैं। और गवर्नमेंट की जो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाती है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हटा देगी, कम कर लेगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएंगी। प्राइस क्यों इंक्रीज़ हुए थे? क्योंकि सब कंपनी का फोकस बायोफ्यूल की तरफ हो रहा था, तो कंपनी अपने अंदर ही होल्ड कर रही थी, बायोफ्यूल जनरेट कर रही थी उससे। एक ये कारण था। फिर कोविड-19 में कंजप्शन लोगों का बढ़ गया था, मतलब एडिबल ऑयल का, तो इस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं रुका हुआ था, हमारी शॉर्टेज हो गया, वहाँ से इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो एडिबल ऑयल था वो नहीं मिल पा रहा था, उसकी वजह से प्राइसेस उसके इंक्रीज़ हो गए थे। ये सारे कारण थे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमारा ऑयल पाम, जो हमें पाम ऑयल है वो हम हाईएस्ट परसेंटेज, जो वेजिटेबल ऑयल है नियर अबाउट 50% उसमें उसका यूटिलाइजेशन जो करते हैं, सिंगल यूज़ करते हैं पाम ऑयल का। तो गवर्नमेंट चाहती है ताकि हम ये पाम ऑयल है जो जनरेट होता है फ्रेश फ्रूट, जो ब्रांचेस होते हैं जो उस पेड़ पे लगते हैं उससे जनरेट होता है, ताकि हम इसका पाम ऑयल का जो 50% यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम, और उसका यूज़ हमारे वेजिटेबल ऑयल में इसका ही किया जाता है, हम इसका क्या बनाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। और जो हमारी इंपोर्ट करते हैं हम इंक्रीज़ करें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंपोर्ट, ताकि हमारा कम हो पाए। तो हम गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम इसके लिए एक स्कीम लेके आएंगे, स्पेशल स्कीम इसके लिए चलाएंगे। उस स्कीम का जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया उस स्कीम का नाम दिया गया आपका NMEOOP, नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, उसका नाम दिया गया। एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, अगर आपको देखना है, एक मेरी प्ले लिस्ट भी है। गवर्नमेंट स्कीम सबसे पहली मैंने उसमें समझा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, कोर ऑफ द कोर स्कीम, कोर स्कीम, उनमें डिफरेंस बता। तो स्पॉन्सर मतलब क्या होता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर करेगी, क्यों? तो ताकि स्टेट भी हेल्प मिल पाए, तो सेंटर भी स्पॉन्सर करेगी और स्टेट भी काम, दोनों मिल के साथ काम करेंगे। तो ये स्पॉन्सर का मतलब होता है। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जस्ट लाइक आपकी PM सम्मान निधि जो है, मतलब किसान वाली जो है, ठीक है, जो पैसे मिलते हैं 6,000, वो सेंट्रल सेक्टर है, तो सारा जो खर्चा है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। स्पॉन्सर में क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज अपना भी यूज़ करेगी। अब ये लॉन्च कहाँ पे की गई, ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान निकोबार में लॉन्च किया गया है ये मिशन। ये पूरे इंडिया में नहीं किया गया, क्योंकि कहा जाता है ये कुछ फेवरेबल कंडीशन एरिया है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में किया गया था, ताकि वहाँ पे डेवलप है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ईजिली अडॉप्ट कर पाएंगे और ईजिली रिवॉल्यूशन देखा जाएगा। तो ये भी स्कीम पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च की गई है। इतने सारा पैसा दिया गया, हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, इतना गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और इतना स्टेट गवर्नमेंट राइज करेंगे, आप अपने फंड से यूज़ करेंगे। तो ये भी है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज़ करना है और इतने लाख हेक्टेयर लैंड में कहीं ना कहीं बढ़ाना है, इस प्रोडक्शन बढ़ाना है। फर्स्ट टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और जो ऑयल फार्म, जो ऑयल पाम वाले फार्मर हैं, जो मतलब पाम ऑयल वाले फार्मर हैं, उनको मतलब क्या देगी, इंश्योर, मतलब एश्योरेंस देगी प्राइस का, जैसे MSP होता है ना, इस टाइप का ही एक एश्योरेंस प्राइस दिया जाएगा, इतने रुपए में हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है पाम ऑयल वालों को भी। मेजर फोकस जो है एरिया में जो है स्कीम के जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जो उसके प्रोड्यूस होते हैं उसमें फ्रेश फ्रूट जो ब्रांचेस बनते हैं जिससे ऑयल निकलता है, या सरसों है, सरसों के अंदर जो है सरसों का जो बीज होता है उससे सीड्स जो होता है उससे सरसों का तेल निकलता है, तो ऐसे ही इसमें फ्रूट ब्रांचेस होता है उससे निकलता है, उस पर फोकस किया जाएगा ताकि उसे डेवलप किया जाए। और भी सारी चीज़ें, फॉर्मूला जो प्राइसेस हैं वो भी सेटअप किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फोकस किया जाएगा प्राइस पे, उसके क्रूड ऑयल की जो है आपके, जो मैंने फ्रूट ब्रांचेस बताई थी उस पर फोकस किया जाएगा, प्राइस पे फोकस किया जाएगा, ताकि हम क्या करें, अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए। तो ये सारा काम है। अब जो पाम ऑयल है, स्पेशली अगर पाम ऑयल की बात करें तो टॉप जो 10 जो पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता है, फिर मलेशिया में होता है, फिर थाईलैंड में होता है। देखो टॉप 10 में कहीं भी इंडिया नहीं खड़ी है, ऐसा याद रखो, ये नहीं है। जो सेकंड मेजर फोकस किया जाएगा स्कीम पे, इंक्रीज़ किया जाएगा असिस्टेंसी, इनपुट एंड इंटरवेंशन, मतलब उसके लिए और भी इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि आगे बढ़ा के इतनी हेक्टेयर पर हेक्टेयर से इतनी हेक्टेयर तक कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, 250 रुपये पर प्लांट, जो आपको प्लांट लगाओगे आप खेत में उसमें, मतलब सपोर्ट करेगी, लगाने से लेके हार्वेस्टिंग से लेके प्रोसेसिंग तक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पूरे में हाथ
हेल्प करेगी नॉर्थ ईस्ट को और अंडमान जो रीजन है इसको। इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में ये लगाया जा रहा था, जो वहाँ के इकोनॉमिक्स एक्टिविस्ट थे उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी उठाया था कि क्योंकि ये नेटिव प्लांट नहीं है नॉर्थ ईस्ट का, आप इसमें लगा रहे हो तो एक तरह से इन्वेजन स्पीसीज है ये। इससे क्या होगा, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो वहाँ के जो ऑर्गेनिम्स हैं, इकोसिस्टम है वो बेकार हो जाएगा, जो वहाँ के डिपेंडेंट हैं, जैसे जो भी वहाँ पे एनिमल हो या कुछ भी रहते हो, बर्ड्स आती हो, उसके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं। आप उसका ऐसे प्लांट लगा के इंक्रेज करके लोगों को वहाँ का इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं। लोग इंक्रेज होंगे, लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट कट करेंगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है, सरकार पैसा दे रही है, तो वो ये वाले प्लांट लगाने स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ का आप इकोसिस्टम और इन सब चीज़ों को बेकार कर रहे हो। तो एक्टिविस्ट ने क्वेश्चन मार्क भी उसके ऊपर उठाया था। अब बेनिफिट क्या होंगे सब चीज़ें, देखो बेनिफिट क्या होंगे, जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देखो यूथ है, आपने सुना होगा एग्री इकोनॉमर्स करके एक टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक नई टर्म आई है एग्री इकोनॉमर्स करके, मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में आई, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एक नई वर्ड आया है, तो वो भी बढ़ेंगे। फिर जो इंक्रीज़ होगी फार्मर की इनकम है, इंक्रीज़ होगी, फार्मर को जो रिस्क मिलता है, मतलब फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइस में मिलता है, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एश्योर कर रही है ना क्रॉप को, ये भी होगा। हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे एडिबल ऑयल में, तो हम जो डिसीजन है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल, हम उसमें क्या बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, अपना खुद ही बना पाएंगे। तो ये सारे काम है। जो इंडिया है ऑयल सीड की अगर बात करें, इंडिया वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड ग्रोवर एंड इंपोर्टर। देखो सबसे ज़्यादा हम ग्रो भी हम करते हैं ऑयल सीड, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी हम करते हैं। अब इसका कारण क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं तो हमारी खपत क्यों नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी, हर आदमी कहीं ना कहीं तेल का यूज़ करता है, क्योंकि घर में जो भी सब्जी बनती है वो बिना तेल के आप छौंक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तेल का यूज़ ज़रूर होता है एक तरीके से, तो इसलिए हम इम्पोर्ट भी करते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल में खालिश, तो जो वर्ल्ड के 4th पोजीशन की इकनॉमी ये इंडिया स्टैंड करता है, यूएस, चाइना और ब्राज़ील के बाद वेजिटेबल ऑयल इकनॉमी में। तो ये सारी बात की, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको आप याद मत रखो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 10%, उसमें इतने परसेंट, ये आपको याद नहीं रखना। जो सबसे ज़्यादा जो एडिबल ऑयल है जो इंपोर्ट करता है इंडिया, वो इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाता है, ऐसा आपको याद रखना है। इफेक्ट इंक्रीज़ करने के लिए ऑयल सीड को, ऑयल पाम को इंक्रीज़ करने गवर्नमेंट ने मिशन चलाया, जो एक मिशन मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च सेंटर भी डेवलप किया गया, ताकि वो नई नई इनोवेटिव रिसर्च करे। हेक्टेयर लैंड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बढ़ी भी है, 275 से 365 हो गई है, तो नियर अबाउट 90% हेक्टेयर लैंड इसमें बढ़ा दी गई हैं। फिर मिशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें 90 और 100 मतलब कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाएगा। आसाम और अरुणाचल प्रदेश, मतलब नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में लॉन्च की गई है स्कीम, ठीक है। तो ये काम किया गया है। अबाउट पाम ऑयल, इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। पाम ऑयल के बारे में, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है। जो पाम ऑयल है मतलब कि इफ़िशिएंट क्रॉप है, प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल पर लैंड, मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है ना, मतलब कम जगह में ज़्यादा इस प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। 2 टाइप्स ऑफ ऑयल होते हैं, एक क्रूड पाम ऑयल होता है, एक पाम आपका कर्नेल ऑयल होता है, तो ये याद रखो। जो पाम ऑयल होता है एक्सट्रीमली मतलब कि वर्सटाइल ऑयल है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एट ए परसेंट 50% जो इसकी पैकेजिंग होती है। फिर डिफॉरेस्टेशन इन द सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट, मतलब पाम ऑयल के कुछ मेजर ड्राइवर्स में इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। क्यों लोग क्या करते हैं कि मेजर ड्राइव किया डिफॉरेस्टेशन, इसके पेड़ लगाने के लिए, तो ये सारे काम इसमें होते भी हैं। कुछ देखो परेशानी भी होती है, कुछ उससे लाभ भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों का अगर बैलेंस बना के आप रखोगे, बैलेंस रखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, तो वो एक तरह से फ़ायदा होगा भी आपकी आने वाली जनरेशन के लिए, वो भी आपको याद रखना है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपने रिसेंटली देखा होगा 9 जज सुप्रीम कोर्ट के लिए बने गए, वो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, उन जज को शपथ भी, ओथ भी दिला दी गई। और अभी सुप्रीम कोर्ट कोलिजन ने क्लियर किया है 68 नाम हाई कोर्ट जजेस के लिए। अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, सारे जज बनने का प्रोसेस क्या होता है। देखो ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका लॉ मिनिस्ट्री है, और ये आपके प्रेसिडेंट साहब हैं। इन 3 के बीच में सारा खेल चलता है। फिर अगर हाई कोर्ट का जज बनना हो तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी, हम हाई कोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाई कोर्ट से एक नाम जाएंगे, यहाँ पे कुछ नाम जाएंगे, ये नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री आगे फॉरवर्ड कर देगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट यस कर देंगे तो वो अपॉइंटेड कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के जज, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड कर दिए जाएंगे। अपॉइंटेड प्रेसिडेंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने साइन करके भेज दिया, अपॉइंटेड कर दिए गए। अब पंगा क्या चलता है, यहाँ से नाम चले तो जाते हैं, पर लॉ मिनिस्ट्री आगे फॉरवर्ड नहीं करती। अब आप क्वेश्चन उठता है लॉ मिनिस्ट्री पास क्यों भेजते हैं, वो कुछ अगर मुझे जज बनाना है तो मेरे ऊपर कुछ इंक्वायरी वो करते हैं, मैं जज प्रॉपर बनने लायक हूँ, किस कैपेसिटी से हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है खराब, तो वो थोड़ी इंक्वायरी करते हैं।
ठीक है। अगर वो इंक्वायरी में कुछ प्रॉब्लम लेते हैं वो रिकन्सिडरेशन को दोबारा भेज देते हैं, ये दोबारा उसी नाम को आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो इनको मानना ही पड़ता है और आगे फॉरवर्ड ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, तो उसमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है। ठीक है, देखो है तो तीनों कहीं ना कोई इंडिपेंडेंट रखना है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जुडिशरी को जज अपॉइंटेड जज, ये वाला रूल हमारे इंडिया में चलता है। तो इसके लिए कोलिजन सिस्टम बनाया हुआ है, इसके लिए बहुत सारे केसेस हुए हैं। फर्स्ट जज केस में क्या था, सीजीआई नाम भेज देते लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ आगे कर देती थी। पर प्रेसिडेंट जो फर्स्ट जज केस था उसमें प्रेसिडेंट जो सीजीआई रिकमेंडेशन भेजते थे वो कंपलसरी नहीं थी, प्रेसिडेंट माने या ना माने। पर सेकंड जज केस में क्या हुआ, इसमें 2+1, 2 सीनियर मोस्ट जज और +1 ये नाम आगे सेंड करेंगे। उसमें कंपलसरी कर दिया गया कि इनकी जो रिकमेंडेशन आएगी वो माननी ही पड़ेगी, जो भी ये भेजेंगे कोलिजन भेजेगा। आगे बढ़ के थर्ड जज केस हुआ, इसमें इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जज +1 सीजीआई इंडिया को ऐड कर दिया गया, ताकि और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ पाए। तो अब ये थर्ड जज सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है। इसके बाद फोर्थ जज केस भी आया, जिसमें आपको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, NJAC बनाया गया। तो वो मैं आपको बताऊंगा, इसको पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं बताऊंगा क्यों किया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक हाईएस्ट जुडिशल पोजीशन आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट, आर्टिकल 124 आपको याद रखना है। 214 का हाई कोर्ट्स का आगे बता दूंगा। पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं कि नंबर ऑफ जजेस, देखो कितने जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट बताती है, ना कि प्रेसिडेंट बताते हैं। पर अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट करते हैं, अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के अंदर करते हैं। जो एज होती है 65 साल तक वो रह सकते हैं, और उन्हें प्रेसिडेंट एक मोशन पास करके पार्लियामेंट प्रेसिडेंट उनका रिमूव कर सकते हैं। ओथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, या फिर वो किसी को अपॉइंटेड करते हैं, वो दिलवाता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट बी प्लेड इन एनी कोर्ट अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो किसी के सामने नहीं जाएंगे, वो अपने आप में सुप्रीम है। क्वालिफिकेशन क्या है कि इंडियन होना चाहिए। उसके बाद 5 साल का हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी भी एक स्टेट या 2 स्टेट से ज़्यादा की। एडवोकेट होना चाहिए, 10 साल लिख लो यहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर एक कोर्ट में, किसी भी और कोर्ट के अंदर ये। और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो आदमी डिस्टिंक्ट जूरिस्ट होना चाहिए, हाँ लगता है ये जज जैसा बनने लायक है, तो उस ओपिनियन प्रेसिडेंट का ओपिनियन भी है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, विधि मैंने ऊपर बताई है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, वही पता ही है आपको। अपॉइंटमेंट बेस होता है कोलोजियम सिस्टम, जो मैंने आपको बताया 4+1, ये एक नाम भेजता है लॉ मिनिस्ट्री आके प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कर देते हैं, ऐसे चलता है। ये 998 में थर्ड जज केस से जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट किया गया था किस चीज़ के लिए, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र, हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इनको बनाने के लिए। यानी कि 4+1 वाला जो कोलिजन सिस्टम है थर्ड जज केस में डेवलप हुआ था, ये अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र किस किस का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। ये जो कोलिजियम सिस्टम है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं, कहीं भी मेंशन नहीं है। थर्ड जज केस आया 998 में, कोलिजन सिस्टम डेवलप किया। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द प्योरिटी ऑफ द जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और सीजीआई चीफ जस्टिस होंगे, कंसल्ट करके नाम आगे भेजेंगे, ठीक है ना, आगे भेज के लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा। तो ये सब किस काम कर रहे थे, तो अभी क्या था, जज को ही अपॉइंटमेंट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो सरकार सोचती है नहीं हमारा भी रोल आना चाहिए। सरकार एक 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है 2014 में, और NJC का गठन किया जाता है। NJC के अंदर क्या था, NJC के अंदर क्या था कि इसके अंदर कोलिजन सिस्टम जो होगा, जो नाम भेजता है अपॉइंटमेंट करने का, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके एक नया कोलिजन बनाया जाएगा, जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब कि क्या आ जाएंगे उसमें, सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जज होंगे, और भी उसमें आदमी होंगे, गवर्नमेंट के आदमी भी होंगे, ठीक है, लॉ मिनिस्टर ऑफिसर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगे। देखो इसके अंदर लिखा भी है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। NJC बॉडी क्रिएटेड बाय द 2, ठीक है ना, ये क्रिएट की जाती है जज अपॉइंटमेंट के लिए। वॉज द लोकसभा से पास कर देता है 2014 को, और 6 मेंबर कमेटी होगी ये, सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जिनके पास नॉलेज होगी जुडिशरी की। तो ये लोग अपॉइंटेड करेंगे जज को, ये नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे प्रेसिडेंट को। जब लॉ मिनिस्टर आ गए तब लॉ मिनिस्टर के पास तो जाएगा ही नहीं, अब तो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा और अपॉइंटेड करते जाएंगे। पर इसको प्रिंसिपल को क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिपेंडेंसी रहनी चाहिए जुडिशरी में किसी एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं रहना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको कर दिया जाता है। अब रिमूवल ऑफ द जज कैसे किया जाता है, कोई जज है उसका रिमूव कैसे किया जाता है। देखो ऑर्डर तो प्रेसिडेंट का रखता है, पर उसके लिए एक स्पेशल मोशन पास कराना होता है। स्पेशल मोशन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो
टोटल मेजोरिटी के प्रेजेंट एंड वोटिंग रहने चाहिए। ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि टोटल मेंबरशिप का 50% से अबव, जितनी टोटल मेंबरशिप है किसकी, जितने टोटल मेंबर हैं किसके, लोकसभा के, राज्यसभा, उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। और स्पेशल में क्या होते हैं, 2/3 मेंबर जो हैं टोटल के वो प्रेजेंट रहने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए। तो एक बिल पास कराया जाता है स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के अंदर, और फिर कुछ बेसिस है जिसके ऊपर हटाया जाता है कि कोई मिसबिहेव की हो या इनकैपेसिटी की हो। अब इसे पता लगाने के लिए इनकैपेसिटी और मिसबिहेव की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए एक इंक्वायरी की जाती है। जस्ट इंक्वायरी एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया है, इंक्वायरी होगी, फिर स्पेशल मेजोरिटी एक्ट से बिल पास होगा दोनों सदन में, और फिर प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे। पूरा सिस्टम ऐसे चलता है। और खुशी की बात यह है, अभी तक कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया आज से पहले। अब कुछ इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं, 125 आता है, वो सैलरी डिटरमाइन करता है। कौन करता है, पार्लियामेंट, सैलरी कितनी रखनी है जज की। और एक बार जज बन गया, उसकी सैलरी घटा बढ़ा नहीं सकते, उसको पहले ही घटा बढ़ाते बनने से पहले। एक बार जज आपको अपॉइंटमेंट कर दो, उसकी सैलरी नहीं घटा बढ़ा सकते। और सैलरी कौन देखता है, ये देखती है पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट में अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी सीनियर मोस्ट जज होगा इन द एब्सेंस ऑफ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी और को अपॉइंटेड कर सकते हैं एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 126 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। कभी कभी क्या होता है कि ना कोरम होती है कि कम से कम इतने जज तो होने ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो कम हो जाती है तो क्या करते हैं, फिर कुछ जज कहाँ से लेके आते हैं, हाई कोर्ट से लेके आते हैं ऐसे एड हॉक कुछ समय के लिए, जब तक वो कोरम फुलफिल नहीं हो रही। ये ऐसा कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। किसकी कंसेंट से करते हैं, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से करते हैं। अभी तक आपने देखा पार्लियामेंट का 2 रोल आया है, एक तो जज बढ़ाने के लिए उनकी संख्या और घटाने के लिए, और सैलरी के लिए आया, और सारा रोल प्रेसिडेंट का चल रहा है। यार कुछ भी करना हो तो प्रेसिडेंट की कंसल्ट से करते हैं, आफ्टर द कंसल्ट ऑफ द, उस हाई कोर्ट से भी करते हैं जिस हाई कोर्ट से लेके आ रहे हैं जज को एड हॉक के लिए, तो सब जज से कंसल्ट करते हैं और फिर उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। उसको सारी प्रिविलेज और पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की दी जाती हैं जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने कोड ऑफ रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है, अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश होगी। अभी जो प्रिंसिपल एक ही बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो दिल्ली के अंदर है। अगर आपको किसी और राज्य में, जैसे साउथ में इंडिया में नहीं है, वहाँ पे पहुँचानी है तो ये CJI कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं। किसकी कंसेंट से अप्रूवल लेना होगा, प्रेसिडेंट का, तो ये कर सकते हैं। ओरिजिनल जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 131 में रखी गई है। ओरिजिनल क्या कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या, एपलेट अथॉरिटी, यानी कि आप हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में करोगे नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है, जो आपका वायलेशन होता है किसी फंडामेंटल राइट का, तो आप आर्टिकल 32 बोलता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक तरीका वो है। एक है ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131। इसमें क्या होता है, अगर स्टेट और सेंटर की किसी विवाद है किसी बिल के लिए, या स्टेट का विवाद है, या एक स्टेट बहुत सारी स्टेट का विवाद है, या सेंट्रल बहुत सारी स्टेट का विवाद है, तो वो सारे कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस विवाद का निपटारण करने के लिए। तो ये सारी चीज़ है। फिर ये छोटे छोटे आर्टिकल आते हैं, एपलेट जुरिडिक्शन आती है। एपलेट जुरिडिक्शन क्या, अपील करना। अपील, कुछ अपील ऐसी होती हैं, आप जैसे हाई कोर्ट में केस आ रहे हैं, हाई कोर्ट आपको बोलेगा ठीक है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो सर्टिफिकेट साइन करके दे देगा, आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट कभी भी रोक भी लगा देता, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ये आपको याद रख, 32, 33, 34 से 34A से जाते हैं। कुछ स्पेशल लीव जुडिक्शन होती हैं, वो 136 से जा सकते हैं। कुछ ग्रैंड स्पेशल लीव होती हैं अपील करने के लिए, तो वो जा सकते हैं। पावर टू रिव्यू हिज ऑर्डर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कभी पास्ट में कोई ऑर्डर दिया हो, कुछ किया हो, तो उसको जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, दोबारा से ठीक कर सकती है। ऐसा उसको 137 में पावर दी गई है, कोई भी उसका जजमेंट हो। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ द मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो रूल मेड करती है सुप्रीम कोर्ट वो आर्टिकल 145 में रखे जाते हैं। 139 में जो रिट्स हैं वो इशू करती है फंडामेंट से रिलेटेड। 141 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग, जिसकी जो भी सुप्रीम कोर्ट बताएगी वो इंडिया की सारी कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, ऐसा 141 में दिया गया है। 142 में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि जो है सी कैन पास ए ऑर्डर एंड डिक्री टू कंप्लीट द जस्टिस और एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट, मतलब वो कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, कोई कंप्लीट जस्टिस किसी इंसान को मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 याद रखना, प्रेसिडेंट को कोई लीगलिटी कंसल्ट चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट उसे कंसल्ट देगी वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो उनके ऊपर एक एडवाइजरी होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना।
145 क्या है, रूल मेकिंग पावर क्या है 145 146 में जो उसके ऑफिस और सर्वेंट है जो काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका सारा लेखा जोखा, उनकी सैलरी अलाउंसेस सब एक्सपेंसिव वो सुप्रीम कोर्ट तय करता है, तो वो भी उसके अंदर लिखा गया है। फिर आता है हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट सिमिलरिटी है, मैंने ऊपर क्या बताया था 124 आर्टिकल बताया था जिससे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, यहाँ पे 214 कर दिया गया घुमा के। तो ये कैसे हाई कोर्ट को, देयर शैल बी हाई कोर्ट इन फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए। पर हमारे इंडिया में कैसा है, कुछ हाई कोर्ट को दो स्टेट को एक ही हाई कोर्ट बना रखी है, जैसे चंडीगढ़ वाली होगी आपकी, वो पंजाब और हरियाणा की दोनों की है। फिर गुवाहाटी वाली, जो गुवाहाटी वाली है ना आसाम में, उस पर बहुत सारी स्टेटों का लोड दिया गया है, तो ऐसे बनाया, यूटीज़ के साथ कर दिया, अंडमान निकोबार की केरला हाई कोर्ट को दे दिया। तो ऐसे ऐसे हमने सब चीज़ों को किया हुआ है। पर क्या बोलता है आर्टिकल 214 कि हर स्टेट के पास अपनी एक हाई कोर्ट हो। एवरी हाई कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो, उसके पास वो 215 में बताए गए हैं। एवरी हाई कोर्ट कंसिडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, सॉरी चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, और अदर जज भी होते हैं उसके अंदर, टाइम टू टाइम पे उनको अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो प्रेसिडेंट के रूल चल रहा है अभी भी, जहाँ स्पेशल चीज़ आती है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन सर्विस क्या है जज की, देखो एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वही वो अंडर हिज हैंड एंड सील के अंदर ऑफिस जो 62 साल तक वो निभा सकते हैं, 62 साल तक रह सकते हैं। उसके बाद चाहे तो वो हाई कोर्ट में भेज, सुप्रीम कोर्ट में भेज दी जाए, वो 3 साल और रह सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट ले लें। बनते कैसे हैं, मतलब कैसे उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पहले कंसल्ट किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ स्टेट से कंसल्ट करता है, जिस स्टेट जिस हाई कोर्ट्स का वो जज है या दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है, उस चीफ जस्टिस की भी कंसेंट लगती है। क्योंकि आप देखो किसी में या तो मैं फिर सबऑर्डिनेटेड कोर्ट के या किसी एडवोकेट को मैं हाई कोर्ट का जज बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना रहा हूँ उसको, तो किस किस की मतलब बात करनी पड़ेगी कंसल्ट, उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर यूपी के, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का तो वहाँ के चीफ जस्टिस होंगे, उन सबको मिलके हम बात करेंगे, और उसके बाद उस आदमी को अपॉइंटेड कर दिया जाएगा एज ए जज इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। जो ओथ होती है, ये थोड़ा डिफरेंस आया तो याद रखना, गवर्नर दिलवाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट था, यहाँ पे गवर्नर दिलवाता है ओथ। पर रेजिग्नेशन जो आपको रिज़ाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को ही दोगे, क्योंकि उसकी अंडर वारंट, अंडर हेड एंड सील की उससे हुए, तो उसको वही हटा सकता है, वही रह सकता है। तो आप किसको दोगे, जहाँ पे अंडर वारंट हैंड सील है तो प्रेसिडेंट ही बनाएगा और प्रेसिडेंट ही हटाएगा, दोनों चीज़ उसके पास होंगी। पर ओथ गवर्नर दिलवाता है। जज में रिमूव ऑन द मैनर, सेम मैनर पे 124 में जो मैनर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो ये भी जज ऐसे रिमूव किए जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ही। ऑफिस में भी वैकेंट, अगर कोई ऑफिस वैकेंट हो जाए तो फिर क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, वो एडॉक जज बना दिए गए थे या कुछ भी कर दिया गया, तो प्रेसिडेंट उसको फुलफिल दोबारा से करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, 10 साल का उसका जुडिक्शन टेरिटरी इंडिया के अंदर काम करना होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ये सारी चीज़ें, जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज वज रहते हैं 10 साल तक किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक आप क्या होने चाहिए, आप जज होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो अगर फिर लगता है फिर आपको जज बना दिया जाता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की, प्रेसिडेंट डिसीजन उसमें फाइनल होगा, ना कि पार्लियामेंट का डिसीजन। तो अभी भी बस देखो 2 चीज़ के लिए पार्लियामेंट का रोल आया, सैलरी अलाउंसेज जो भी हैं, नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, 2 चीज़ के लिए आया, ये 2 चीज़ के लिए। और तीसरा क्या है, गवर्नर ओथ दिलवाता है हाई कोर्ट के जज की, बस अभी तक प्रेसिडेंट ही चल रहा है। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में बाय द प्रेसिडेंट। कंसल्टेशन किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और दोनों स्टेट के हाई कोर्ट के जज, दोनों स्टेट में यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, दोनों स्टेट के हाई कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस होंगे, दोनों का कंसल्ट चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस, वही अगर एब्सेंट है कुछ भी है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंटेड किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इफ द चीफ जस्टिस अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो उनकी जगह किसी और को अपॉइंटेड किया जाता है। एडिशनल और एक्टिंग जज कौन होते हैं, देखो एडिशनल और एक्टिंग जज क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है केस बहुत पेंडिंग होते हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उसके लिए एडिशनल जज अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो अगर कोई जज 62 से ज़्यादा का है तो उसको नहीं किया जाएगा, 2 साल तक के ही किए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। एक्टिंग जज भी सेम प्रोसीजर उनके लिए होता है। अब होता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। कभी कभी क्या किया जाता है, वही बर्डन बढ़ जाना, कोर्ट के ऊपर केस ज़्यादा हो जाना, कभी कभी जो रिटायर हो गए हैं जज उनको दोबारा से अपॉइंटेड किया जाता है कि कुछ समय के लिए फिर दोबारा से आप नौकरी पे आ जाओ, दोबारा से आप सर्विस दो। पर उनको तो क्या मिल रही है, उनको पेंशन भी मिल रही है। अब एक और फंडा है, आप याद रखना, हाई कोर्ट के जज की सैलरी तो कंसोलिडेट स्टेट कंसोलिडेट फंड से मिलती है।
और हाई कोर्ट की पेंशन जो मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, क्योंकि सर स्टेट बोलती है अब तो रिटायर हो गए मैं तो कुछ नहीं देती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है अपने कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। और उनकी सैलरी कौन देता है, वो स्टेट देती है अपने कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। अब दोबारा से अपॉइंटेड किया गया, देखो पेंशन तो ऑलरेडी मिल रही है, पर अब सैलरी कितनी दें या उतनी ही दें, कितनी दें, वो कौन करता है डिसाइडेड, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, देखो जुडिक्शन हाई कोर्ट की पूरे इंडिया में होती है, एक तरीके से आप देख सकते हो पार्लियामेंट स्टेट लॉ के ऊपर जुडिक्शन दे सकता है, ओरिजिनल जुडिक्शन भी होती है इसकी, ठीक है। नो ओरिजिनल जुडिक्शन इन द केस ऑफ क्रिमिनल मैटर, ओरिजिनल जुडिक्शन इन द केस ऑफ सिविल एंड द हाई वैल्यू मैटर। देखो ये याद रखना, जो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन है ना, वो क्रिमिनल मैटर में नहीं होगी। जैसे मैंने मर्डर कर दिया, सीधा हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो पहले सेशन कोर्ट में जाऊंगा, फिर ऊपर जाके मैं हार गया उसमें, फिर उसमें मैं किस में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा। पर कोई सिविल मैटर है या हाई वैल्यू वाला कोई मैटर है, हम जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, वो ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली आना, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको 131 के अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और स्टेट के बीच में लड़ाई है वो। एक होती है एपीलेट जुडिक्शन, एपीलेट कैसे, दोनों में होती है, सिविल और क्रिमिनल में भी। फिर एक होती है लेटेंट पेटेंट अपील होती है, वो कुछ ही कोर्ट के पास है, जैसे इलाहाबाद हो गई, बॉम्बे हो गई, कलकत्ता, मद्रास और पटना, ये आपको याद रखना है। लेटेंट पेटेंट इतना मत जाओ, बस याद रखो। हाई कोर्ट की पावर और सुप्रीडेंसी क्या रहती है, ईच जो हाई कोर्ट रहती है सुप्रीडेंट कर सकते हैं अपनी स्टेट की सारी हाई ओवर द ऑल कोर्ट जितनी है आपकी टेरिटरी के अंदर, और ट्रिब्यूनल जितनी ट्रिब्यूनल्स उसके अंदर सबको ओवर पावर कर सकती है। तो ये कुछ सारी उसके अंदर चीज़ें हैं। रिट्स पावर जो है आर्टिकल 226 के अंदर, रिट्स क्या होती है, आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि जो भी रिट्स हैं आपकी, हर्बियस कॉर्पस, स्टैट्यूटरी, मैंडेमस, ये सारी हैं, आप अपील कर सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर। पर हाई कोर्ट की रिट्स पावर बड़ी होती है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। वो कैसे होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप रिट्स पावर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो ही जा सकते हो, पर सुप्रीम हाई कोर्ट में आप फंडामेंटल छोड़ो, कोई लीगल राइट का वायलेशन भी है आप तभी भी जा सकते हो, एज वेल एज पर्पज ऑफ लीगल राइट, तभी भी जा सकते हो आप किसके अंदर। ट्रांसफर केस में क्या किया जाता है, हाई कोर्ट के 2:8 में से मेंशन है ट्रांसफर किया जाना। एक्सटेंशन ऑफ हाई कोर्ट मतलब बढ़ाना जुरिडिक्शन, तो वो 230 के अंदर मेंशन है। एस्टेब्लिशमेंट करना कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट, वो आर्टिकल 231 के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये होगी आपकी हाई कोर्ट। डिफरेंस क्या, मैंने आपको बताया सब प्रेसिडेंट करता है, 2 ही 3 काम ही है जो कौन करता है, वो गवर्नर करता है, बस गवर्नर करता है, और सारे काम यही करते हैं। सबऑर्डिनेटरी कोर्ट क्या होती है, मतलब जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर्टिकल 233 के अंदर है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। अपॉइंटमेंट जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज का मेड बाय द गवर्नर, देखो यहाँ पे गवर्नर का स्टार्ट हो जाएगा रूल। कंसल्टेशन किससे करेगा, हाई कोर्ट के जज से करेगा, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनसे स्टेट करने से, यूपी में करना है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किससे कंसल्ट करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे आपका हाई कोर्ट के, जिसको हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, और गवर्नर अपॉइंटेड कर देगा, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया हैं जिस बेस पे रिकमेंडेशन की जाती है, एटलीस्ट 7 साल के लिए वकील होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट के अंदर, तो भी रिकमेंडेशन बाय द हाई कोर्ट कर सकता है। रिक्रूटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के जितने भी अदर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, सीजीएम होता है, ये होता है, सेशन कोर्ट के जज होते हैं, ये होते हैं, मुनिसिफ होते हैं, ये होते हैं, न्यायालय अधिकारी होते हैं, वो जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम पीसीएसजे का एग्ज़ाम जो होता है, पीसीएसजे का सिविल जो जज का एग्जाम होता है उससे रखे जाते हैं। पर डिस्ट्रिक्ट जज को आप अगर एक्सपीरियंस बेसिस भी 7 साल के एडवोकेट हैं, अगर हाई कोर्ट को लगता है तो रिकमेंडेशन गवर्नर को कर सकती है, गवर्नर उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ये सारा है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी मेड बाय द, जो मैंने आपको बताया वो सब जुडिशियल जो सर्विसेज के एग्जाम होते हैं गवर्नर अपॉइंट करता है, पर वो एग्जाम बेस पे किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल मेड बाय द गवर्नर कंसल्ट टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वही सारी बात मैंने आपको बताई। और हाई कोर्ट कंसल्ट, कोई रूल बनाना हो तो गवर्नर की कंसल्टेशन से बनेगा, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी ली जाएगी क्योंकि एग्जाम कराती है, और हाई कोर्ट की कंसल्ट ली जाएगी, तो तीनों चीज़ ली जाती हैं। दूसरा आता है ट्रिब्यूनल और ग्राम न्यायालय। ट्रिब्यूनल्स क्या होती है, नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, पर लेटरली 42 में ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, और इसके लिए एक नया पार्ट बनाया था 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें ट्रिब्यूनल बनाया गया था। 2 प्रकार की ट्रिब्यूनल होती हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, 323A के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होती है, कोई रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको हटा दिया जाए किसी सर्विस पे, रख लिया जाए, तो ठीक है ना, तो उसके लिए आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट वाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये
बर्डन कम करने के लिए थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, प्रॉपर जुडिशियल नहीं है पर क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। और इसके पास ऑलमोस्ट सारी पावर होती हैं, जो सारी पावर को फॉलो करती है। जो स्टैट्यूटरी ओरिजिन है इसका, क्योंकि एक्ट से बनाई गई है, पूरा चेंज किया गया, तो स्टैट्यूटरी ओरिजिन है इसका पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर से। ये प्रिंसिपल जो जस्टिस है फॉलो करती है नेचुरल जस्टिस, जैसे आपकी एनजीटी करती है, ये फॉलो नहीं करती है सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट को। देखो एक सिविल बॉडी है, सिविल केसेस सुनती है, क्रिमिनल केस थोड़ी सुनेगी, सिविल केस सुनती है। तो सिविल केस सुनने का एक तरीका होता है, उस तरीका किसके अंदर मेंशन है, इसके अंदर मेंशन है। पर नहीं, ये अपना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कुदरत का कानून टाइप ये फॉलो करती हैं। इनके पास पावर होती है हर चीज़, जैसे कोर्ट के पास होती है सम्मन करना, होती ये करना, बहुत सारी चीज़ की, कसम खा के बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये रिट्स भी दे सकती हैं प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी में, ये दे सकते हैं अगेन द डिसीजन ऑफ सच ट्रिब्यूनल को इसके डिसीजन के अगेंस्ट जाना होता है, प्रोहिबिटरी स्टैट्यूटरी रिट्स यूज़ करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, नॉट सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें। चंद्र कुमार का केस आया था 1997, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अपील अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल को आपको अपील करना मेड इन द हाई कोर्ट, ठीक है ना। अगर इस ट्रिब्यूनल में आप केस हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट में कहाँ कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट लेके 1985 में, इसमें कुछ और चेंजेस किए गए। तो इसमें क्या बनाया गया, इसमें एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाया गया इस सेंट्रल के लिए। अगर कोई स्टेट भी चाहती है ऐसी कोई ट्रिब्यूनल उनके लिए बनाया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट अगर रिक्वेस्ट करेगी स्टेट की गवर्नमेंट, तो एक स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी बना सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ये याद रखना, स्टेट नहीं बना सकती। अगर दो जॉइंटली स्टेट बात करते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी ट्रिब्यूनल बनाओ जॉइंटली, तो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी डेवलप कर सकती है ये उस स्टेट के लिए। और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 23B है एक, उसके अंदर ये तो होगी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए, 323A होगी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए, सारी चीज़ हो गई। अब 32B ये भी किसी चीज़ के लिए, जितनी भी बची हुई ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल, फॉरेन के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जितने भी केसेस और होते हैं, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वो सारी ट्रिब्यूनल इसके अंदर बनाई जाती हैं, और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के सारी। अब जो 323A के अंदर बनाई जाती हैं ओनली बाय द पार्लियामेंट, जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ही बनाता है ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव वाली। पर बी वाली क्या, दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट भी बना सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। 323 में देयर इज ओनली वन ट्रिब्यूनल एट द सेंटर, और कुछ स्टेट के रिकमेंडेशन से, 2 और मोर स्टेट रिकमेंड से और भी बनाई गई हैं इधर उधर। बट 323 से हायरार्की होती है कि हर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग बना सकती है ये। फिर एक एनजीटी है, ये भी एक ट्रिब्यूनल है, इस्टेब्लिश 2010 में इसको बनाया गया, बताया ना पार्लियामेंट ही बनाएगी सेंट्रल वाली, तो एनजीटी बनाया गया। ग्रीन ट्रिब्यूनल है, 2010 में एक्ट से बनाया गया, स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल है, ये सारे केसेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के, कंजर्वेशन के, फॉरेस्ट के सारे केसेस ये सुनती है, ठीक है ना। अगर इसमें कोई केस आप हार जाए, ठीक है, तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसकी क्या चीज़ है, 6 मंथ के अंदर कोई भी केस फाइल होता है, 6 मंथ के अंदर इसको डिस्पोज करना होता है, ख़त्म करना होता है। इसकी जो प्रिंसिपल जो सिटिंग है इसकी न्यू दिल्ली में है, और इन्होंने कुछ बेंच बना के रखी हैं, लोगों को ईजी हो जाए थोड़ा, भोपाल, पुणे और कोलकाता और चेन्नई के अंदर, ताकि लोगों को ईजी रहे। सेंट्रल में जब कहीं जाना तो भोपाल चले जाए, नॉर्थ में जाना हो न्यू दिल्ली चले जाओ, कहीं भी सेंट्रल और ईस्ट में जाना हो, सेंट्रल वेस्ट में जाना हो तो पुणे चले जाओ, इधर पूरा ईस्ट में जाना हो कोलकाता, बिल्कुल साउथ वाले को देखना हो तो चेन्नई। तो कुछ इन्होंने अपनी अलग अलग सीटिंग भी बना के रखी है। और नीचे आ जाओ, डिस्ट्रिक्ट में आए थे, हाई कोर्ट में थे, हायरार्की है ना हमारे यहाँ। अब हम और नीचे आएंगे, हम आएंगे ग्राम न्यायालय, बिल्कुल गाँव वाले लेवल पे हम आ गए हैं। एक तरह से विलेज कोर्ट भी बोला जाता है। ये भी एक एक्ट से बनाई गई थी, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में लाए थे, ताकि जो गांव का लोग क्या है, वो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको इतनी चीज़ें नहीं पता होती कि ऐसे जाना है, ऐसे एफिडेविट फाइल करना है, फिर कोर्ट के अंदर अपने पेपर्स लेके जाने हैं। वो बेचारे मौखिक रूप में चाहते हैं कि हमारा निपटारा एक आसानी रूप में कर दिया जाए। तो स्पीडी और ईजी एक्सेस ऑफ जस्टिस, क्योंकि जस्टिस पाने का अधिकार सबका है, उसके लिए रूरल एरिया के लिए स्पेशल ग्राम न्यायालय डेवलप किए गए थे, और उनके लिए एक न्याय अधिकारी ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। एक वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफिसर की सैलरी और बेनिफिट एंजॉय करता है। वो न्याय अधिकारी जो अपॉइंट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है इन द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ गए। अभी तक ऊपर क्या था, गवर्नर था, उससे ऊपर प्रेसिडेंट था, ठीक है ना, ये सब चल रहा था। अब यहाँ पे आ गई स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड करती है वो न्यायाधिकारी को कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। जुडिक्शन क्या रहती है उसकी, ग्राम न्यायालय की, वही उसके एरिया में स्पेसिफाइड जो किया जाता है। हाई कोर्ट जो करती है या स्टेट गवर्नमेंट जो करती है कंसल्टेशन करके हाई कोर्ट से, उस एरिया में जुडिक्शन उसको रहती है।
अब ये क्या एक मोबाइल कोर्ट के रूप में भी काम कर सकती हैं। मोबाइल कोर्ट क्या होती हैं, आज एक हफ्ते इस गांव में रहा, यहाँ के केस वेस सुने, कुछ केस फाइल किए, कुछ लोग नहीं माने, उनको कोर्ट के अंदर जाओ अपील कर लो, फिर दूसरे गांव में चले गए, तो ऐसे ही केस सुनते रहते हैं। ये दोनों केस सुनती हैं, सिविल और क्रिमिनल केस दोनों सुनती हैं और ऑफेंस भी सजा भी देती हैं। प्रिकॉशनरी जुडिक्शन जो रहता है न्यायालय का, इनका फिक्स्ड बाय द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जो इनका जुडिक्शन रहता है, अगर आपका अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में ही जा सकते हो इनके खिलाफ। ग्राम न्यायालय हैज़ बीन पावर टू एक्सेप्ट द सर्टेन एविडेंस, जो एविडेंस एक्ट के अंदर जो आता है, देखो एविडेंस एक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं माना जाता, क्योंकि एक फॉर्मल चैनल होता है, आपको एविडेंस कैसे पेश करने हैं बिल्कुल फॉर्मल तरीके से, पर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई एविडेंस दिखाना चाहता है दिखा दो, इनफॉर्मल देख लेंगे हम क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, इनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जैसे सिविल मैटर हो गया, ठीक है, मैनर ऑफ द डी, मतलब ये सारे इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस को पाने के लिए ये सब कम करते हैं। अब इनकी अपील है, अगर क्रिमिनल केसेस में ये सुन रही हैं तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हो, अगर 6 मंथ के अंदर अंदर आप जा सकते हो सेशन, जो स्टेट की आपकी डिस्ट्रिक्ट की सेशन कोर्ट रहती है। अगर आप सिविल केस सुन रहे हैं ये कोई, तो आपको वहाँ से अगर अपनी और अपील करनी है आगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हो 6 मंथ के अंदर अंदर। तो मैंने आपको सारी चीज़ बताई कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा आता है शुगर केन प्राइसेस डिसाइडेड। अभी क्या हुआ है, देखो यूपी में एक आपको महापंचायत होने वाली है, यूपी में होने वाली है एक महापंचायत जो कल है, किसानों के ऊपर होने वाली है महापंचायत। तो यूपी में इलेक्शन भी है 6 महीने बाद, तो एक पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। तो अभी जो वहाँ के स्टेट मिनिस्टर हैं सुरेश राणा जी जो हैं, सुरेश राणा जी मेरे गाँव के ही हैं। सुरेश राणा जी जो हैं, मतलब गोत्र सेम है हमारा, तो ये अलग अलग। तो सुरेश राणा जी जो हैं वो वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और इन्होंने सीधी बात की है योगी जी से कि थोड़े बहुत प्राइसेस बढ़ा दो कि गन्ने के, वरना तो नैया धार हो जाएगी इधर वाले इलाके में। तो वही है इनका एजेंडा। हमें तो ये बताने नहीं, स्टोरी फनी स्टोरी थी, थोड़ा आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होंगे इसलिए मैंने बता दिया। जो शुगर इंडस्ट्री है एक तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और कहीं ना कहीं 50 मिलियन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुगर केन फार्मर्स हैं। अराउंड 5 लाख जो वर्कर हैं इसमें एम्प्लॉयड रहते हैं। देखो 5 लाख वर्कर को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्राज़ील गाना सुना है ना, तो वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट बहुत जो बिल्कुल इक्वेटर पे आता है। आपको बताऊँ इक्वेटर पे नमी और गर्मी दोनों होती है। तो जो सुक्रोस होता है उसके अंदर, शुगर केन के अंदर, उसकी जो कैपेसिटी थी ज़्यादा होती है। यानी 1 किलो आपने गन्ना लिया, उसमें से 1 लीटर जूस निकल रहा है नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में ठंड पड़ती है, ड्राई डेज रहते हैं, हॉट एंड ड्राई में या कोल्ड एंड ड्राई। तो ड्राई में जो कंटेंट होता है सुक्रोज का कम हो जाता है, पर जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पे वो उसका जो कंटेंट है 1 किलो में 2 लीटर निकल सकता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो सुक्रोज ज़्यादा निकलता है, उसी से सब कुछ होता है, उसी से एथेनॉल बना लो, सुक्रोज से इसे चीनी बना लो, कुछ भी, तो सारा कंटेंट यही है। इसलिए ही मेन रीज़न है जो शिफ्टिंग हो रही है नॉर्थ से साउथ में जा रही है इंडस्ट्री शुगर की, यही एक मेन कारण है। तो उसमें से प्राइस डिटरमाइन ऑफ द शुगर केन कैसे होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट भी करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। जो इसमें क्या होता है कि इसमें शुगर केन में एमएसपी नहीं मिलती, इसमें होता है फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP बोलते हैं इसको। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि FRP कितना रखना है। उसमें भी कैसे सिस्टम चलता है, उसकी एक बॉडी होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ये उसके फेयर प्राइसेस रुमिनेट करके आगे फॉरवर्ड करती है कि 100 रुपये रखने हैं, और ये आगे फॉरवर्ड करती है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। यहाँ से फिर फाइनल करके इन्होंने पास कर दी, ये तो रिकमेंडेड करेगी, किसको रिकमेंडेड करेगी, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर को। फिर प्राइम मिनिस्टर उसको कर देंगे, ठीक है इन्होंने ठीक रिकमेंडेड किया तो इसको आगे बोल दो। तो इन्होंने 100 रुपये आगे भेज दिए कि 100 रुपये प्राइस रखो गन्ने का। फिर वो जाता है स्टेट के पास, स्टेट क्या करती है, कुछ उसमें प्राइसेस अपने भी ऐड कर देती है, यानी कि हम देंगे 50 रुपीज़, हम भी ऐड करेंगे, तो 150 रुपीज़ का हो जाता है फिर वो। तो ऐसे पूरा सिस्टम चलता है गन्ने का, क्योंकि मुझे तो पता ही है सब कुछ, गन्ने की पर्ची आती है, उसमें लिखा होता है इतना रुपये कुंटल, स्टेट का फेडरल इतने किया, स्टेट ने इतना बढ़ाया, सब लिखा होता है उसके अंदर। तो ये कुछ रहता है, स्टेट की एडवाइजरी प्राइस रहता है, वो अनाउंस करता है शुगर केन के प्रोड्यूस। अनाउंस कौन करता है, वो स्टेट की एडवाइजरी प्राइसेस करता है, ठीक है ना। जनरली हायर देना FRP, हायर तो रहेंगे भैया। अगर 2 रुपये भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया तो 102 रुपये हो जाने हैं ना, 50 किए तो 150 हो जाने, तो जनरली हाई ही रहते हैं। अब ये थोड़ी करेगी 100 रुपये सेंट्रल ने दिए, ये क्या करेगी 50 रुपये कम कर देगी, 50 रुपये ही रखेगी, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल
कैपिटल जितने पैसे पीछे से दे रही है आप उसे कम नहीं कर सकते, उसमें बढ़ा के कुछ देना चाहते हैं योगदान तो कर सकते हो। तो ये सारा काम ये होता है। CACP जो बॉडी है, एक एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग अथॉरिटी अटैच है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसको मतलब जो एक्सेस किया गया था 1965 में बनाया गया था, एक एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंडेड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को। और जो रिकमेंडेशन ये भेजती है आगे इकोनॉमिक कमेटी को, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी को जो भेजती है वो बाइंडिंग नहीं रहती है, वो बाइंडिंग नहीं होती है। उसमें भी दोबारा से जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर, वो बोलते हैं दोबारा से रिव्यू करके दो, तो दोबारा से रिव्यू करके भेजती है, कोई बाइंडिंग नहीं मानी जाती है। अब बात उठती है MSP कैसे होता है। देखो MSP क्या, गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप, कहाँ पे करती है, APMC मंडीज में। अगर कोई बहस करना चाहता है 3 बिल पे, ऐसा उसको समझा दूंगा ना, ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा। और बोलेगा हाँ गलत है, कहीं ना कुछ फ़ायदा भी है उनको, कम फ़ायदा ज़्यादा नुकसान है, वो बाद में बताऊंगा कभी। तो APMC मंडी के अंदर ही आपको MSP मिलती है। कहीं सड़क पे खड़े हो गए MSP मत मांगना, वो APMC मंडी के अंदर ही मिलेगी आपको MSP। तो ये सारी चीज़ें किसान जब भी तो लड़ रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन आपको कर दिया है मंडियों का, अब इसमें कोई नहीं बैठेगा, सब बाहर से खरीद लेंगे। MSP की गारंटी कौन देगा, MSP की गारंटी कौन देगा। आप कानून बनाओ कि MSP की गारंटी रहे, बाहर भी MSP में खरीदी जाए, तो ये किसान चाहते हैं। तो यही भी बात है, MSP की गारंटी यहीं से उठती है। तो फार्मर जो कुछ भी कर रहे हैं, 1 ऑफ द हाफ टाइम ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ चलती है, आगे बताऊंगा। MSP का एक तो मिनिमम प्राइस है कि इतने रुपए आपको देगी, चाहे आप गवर्नमेंट को अगर बेचोगे तो इतने रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सपोर्ट के रूप में, उससे कम नहीं मिलेंगे। देखो कहीं कहीं आपने सुना होगा 22 क्रॉप मैंडेटरी क्रॉप है MSP के अंदर, कहीं कहीं 23 भी हो सकता है। तो आप देख लेना, कहीं पे 23 भी है, कहीं पे 22 भी है। अब ये कौन है, एग्रीकल्चर जो कॉस्ट प्राइसिंग रिकमेंडेशन करती है MSP भेजती है, और फेयर प्राइस भी यही भेजती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया शुगर केन के होते हैं। ये आगे किसको भेजती है, ये भेजती है आपको 14 खरीफ क्रॉप की है, 6 रबी क्रॉप की है, 2 कॉमर्शियल क्रॉप की है। तो ये भी याद रखना, ये अपनी जो प्राइसेस भेजती है ये आगे फॉरवर्ड करती है। किसको फॉरवर्ड करती है अपनी रिकमेंडेशन, वही जो आपकी कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, सॉरी वो कहाँ गई आपकी कमेटी। ये तो रिकमेंडेशन भेजते हैं, किसको भेजती है, कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को। इकोनॉमिक अफेयर जो PM हेड करते हैं, फिर वो आगे MSP अनाउंस कर देती हैं, वो तो वो आगे MSP अनाउंस कर दी जाती है। तो ऐसे काम इनका भी सेम काम चलता है जैसे फेयर प्राइजेस होता है, बट डिफरेंट क्या है, फैक्टर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ MSP किसी तरीके से काउंट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है, सरप्लस डिमांड सिचुएशन को, प्राइस मार्केट थ्रेट को, इन्फ्लेशन कितना है, ये सब चीज़ों को देखते हुए MSP काउंट किया जाता है। इन्वायरमेंट, सॉइल, वाटर, बहुत सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। जो की प्रोडक्शन कॉस्ट है, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ A2 क्या होता है, और A2 में भी A2FL क्या होता है और C2 क्या होता है, पहले आपको ये समझना है। इसी के बेस पे MSP काउंट की जाती है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको, तो ये पूछ के फिर आगे जब ये पूरी कॉस्ट निकाल लेते हैं तो ये अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर को भेजते हैं। ये यूनियन गवर्नर मिनिस्टर के अंडर होते हैं, इनका फाइनल डिसीजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया लेवल ऑफ MSP कितनी रखनी है, फिर ये अनाउंस कर दी जाती है। बस CACP एक रिकमेंडेड करता है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये होता क्या है। A2 क्या होता है कि कवर ऑल द कैश, ऑल द काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, ऑयल सीड पे हो, फर्टिलाइजर पे हो, केमिकल पे हो, लेबर, फ्यूल, सब पे जो एक सीड को लगाने पे जो भी लागत आएगी, जो भी खर्चा आएगा, वो A2 के अंदर रखा गया है। ठीक है, अच्छी बात है। A2 तो आपको पता लग गया। FL क्या होता है, फार्मर लेबर। ठीक है, एक्चुअली कॉस्ट जो होती है उसमें इनकट किया थी फैमिली लेबर, सॉरी फार्मर लेबर नहीं, फैमिली। अब मेरे अंदर 10 बंदे हैं, मेरी फैमिली सब काम कर, मेरी भी तो कोई इनकम होगी। अगर मैं वो काम किसी और के खेत में करूँ, मुझे इनकम देगा, मैं अपने खेत में क्यों करूँ। ठीक है, तो एक फैमिली जो लेबर है मेरी, जो 10 फैमिली के मेंबर अपने ही खेत में काम कर रहे हैं, उसको भी आपको देखना है। तो वो FL को भी ऐड कर दिया गया इसके अंदर, तो A2FL। चलो ठीक है। अब एक C2 का भी प्रावधान है। C2 में क्या होता है, क्योंकि मैंने कोई लैंड किसी के मतलब रेंट पे ली हुई है, फिक्स की हुई है कैपिटल एसेट पूरी, इंटरेस्ट मुझे किसी को देना है कुछ, तो उसको भी ऐड कर दो। C2 को भी ऐड किया जाता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो एक तरह से, मैंने कैसे याद रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट आ जाएगा इस पर, या लैंड का देना हो मुझे रेंट, या इंटरेस्ट देना हो, तो ये आ जाएंगे, तो उनको भी ऐड करो। तो इनको ऐड करके MSP निकाला जाता है। अब किसान क्या बोलते हैं, स्वामीनाथन कमेटी क्या बोलती है कि आपको 1.5 गुना C2 पे देना है। जब फाइनल निकालोगे तो C2 पे 1.5 गुना देना है। सरकार क्या करती है, A2 पे 1.5 गुना देती है। तो मतलब थोड़ा कैलकुलेशन मतलब जो कम रखती है,
कम करने के लिए, तो वो रिकमेंडेशन है, वो बात की बात है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने बोला था ऐसा, तो इन सब चीज़ों पे बात की जाती है। CAPS कंसिडर जो करती है वो A2FL एंड द C2 कॉस्ट वाइल द रिकमेंडेशन ऑफ MSP, तो इन सबको कॉस्ट करके वो करती है। स्वामीनाथन ने बोला था इस पे भी 1.5 गुना आप निकाल के दो, मतलब कि 1.5 गुना बढ़ा के प्राइस दो C2 के ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेशन रेंट के बढ़ते रहते हैं इन सब चीज़ों में, पर आपने वो नहीं करती हैं। जो C2 कॉस्ट है यूज बाय द CAP प्राइमरी एज द बेंचमार्क रेफर टू कॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू सी द MSP, मतलब इन सब चीज़ों, तो आपको A2FL फार्म लेबर A2 का पता लग गया, C2 का भी पता लग गया, और गवर्नमेंट कैसे निकालती है MSP ये भी पता लग गया। तो ये यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। दूसरा जो आता है वो आता है प्रकाश सिंह जजमेंट। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया है बंगाल के DGP का अपॉइंटमेंट, जो पेटिशन फाइल की गई थी, उन्होंने बोला था कि कहीं ना कहीं UPSC, अभी एक क्राइटेरिया है, अगर आपको स्टेट के DGP जो बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर होते हैं उनको अपॉइंटेड करना है, कि स्टेट गवर्नमेंट क्या भेजेगी, कुछ नाम मतलब कि UPSC को भेजेगी, UPSC उस नाम को सिलेक्ट करके उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके, देखो ये लिखा ना, अथॉरिटी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शॉर्ट लिस्ट द नेम ऑफ द DGP बेस्ड बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो इसमें क्या बताया गया था, CM हैज़ टू चूज अमंग द 3 मोस्ट सीनियर मोस्ट जज, 3 आदमियों के नाम सेलेक्ट किए जो स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसको नाम भेज दिया, किसको, UPSC को भेज दिया, ठीक है ना, उसमें से UPSC एक नाम को चूज कर लेगा और उसको आपको अपॉइंटेड कर देना है। पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा, बोला ये कहीं ना कहीं जो UPSC एक सेंट्रल बॉडी है, तो आप जो वायलेशन कर रहे हो, आप फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का उसको वायलेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पुलिस बिलोंग करता है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो ये सारी बात उठने लगी, तो इस पर केस गया, उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये हमने इसलिए किया कि ताकि फेयर आप अपॉइंट करो, आप अपने जानने वाले को अपॉइंट मत करो। अब 3 नाम आपने भेजे, 3 तो भेजनी है, 3 या 4 नाम, उसमें से UPSC एक सेलेक्ट करेगा। अब आपने नाम भेजे, उसमें से आपका एक बिल्कुल रिश्तेदार है, ठीक है, उनको पता है आप इसको अपॉइंटेड करोगे, अगर ऐसा सिस्टम ना हो तो वो क्या करते हैं, 4 नाम भेजो, उसमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा पूरा सिस्टम चलता है। तो यही प्रकाश सिंह का केस था, इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई थी, जो मैंने आपको पूरा सिस्टम ये समझा दिया, ये इधर लिखा है अब सब कुछ। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला कि लोकल लॉ रिगार्डिंग द पुलिस चीफ के लिए, मैं स्पीड में जा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। DGP विदाउट द फर्स्ट कंसल्ट ऑफ द UPSC केम टू द फॉलोइंग गाइडलाइंस बताई गई थी, स्टेट कंसर्न करेगा, सेंड द नेम टू UPSC 3 मंथ के बिफोर के अंदर वो पूरा, मतलब 3 मंथ पहले, जो पुराने DGP रिटायर होने से पहले ये पूरा प्रोसेस 3 मंथ पहले किया जाएगा। UPSC प्रिपेयर करेगा पैनल ऑफ 3 ऑफिसर फिट टू द DGP, मतलब चेक करेगा, फिर UPSC शैल भी मतलब कि चूज करेगा पीपल विद इन द जोन, कौन कौन से वो रखना है, मेरिट डिमेरिट सब कुछ चेक करेगा, और नाम दोबारा से स्टेट को भेज देगा। इट शैल अपॉइंटेड एट पर्सन एट द परमानेंट GDP, मतलब GDP नाम आ रहा है, DGP बना दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, तो ये सारा प्रकाश सिंह केस में 2006 में बताया गया था। कुछ और गाइडलाइंस भी, 7 डायरेक्टिव गाइडलाइंस भी दी गई थी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो प्रकाश सिंह केस बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस रिफॉर्म के लिए, क्योंकि जो डायरेक्टिव कोर्ट ने बताया कि आपको क्या करना है, जो ये पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, बहुत मतलब लोग पुलिस में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या मैकेनिज्म में सिस्टमेटिक वीकनेस दिखाई दे रही है, तो उसके लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन बताई थी। वो क्या चीज़ थी, कॉन्स्टिट्यूट करो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, इंश्योर करो कि स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्सरसाइज अनवारंट इन्फ्लुएंस नहीं करेगी पुलिस के अंदर, जो ले ऑर्डर बोर्ड बनाओ पॉलिसी गाइडलाइंस के लिए, इवेल्युएट करो परफॉर्मेंस को स्टेट पुलिस की, और इंश्योर करो DGP की अपॉइंटमेंट हो मेरिट बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंस हो, ठीक है ना, और सिक्योर द मिनिमम टेन्यूर, कम से कम 2 साल का सिक्योर, मतलब फिक्स कर दो टेन्यूर, ये नहीं 2 महीने बाद हटा दिया आपने, ऐसा मत करो। फिर पुलिस इंचार्ज जो आपके इंश्योर करो पुलिस ऑफिसर शुड भी ऑपरेशनल, जो ड्यूटी पे होंगे, ठीक है ना, वो उनको मिनिमम टेन्यूर 2 साल का उनका भी होगा। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम रखो, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ, ठीक है ना, तो ये सारे काम करो। पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाओ, अगर किसी आदमी के खिलाफ पुलिस गलत करे तो पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में जा सकते हैं, ऐसी एक आप अथॉरिटी भी डेवलप करो। फिर सेटअप करो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाओ यूनियन लेवल पे, ठीक है ना, इसमें चीफ और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, मिनिमम टेन्यूर 2 साल का हो, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, कुछ अथॉरिटी बनाओ, कुछ बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करो, एक क्राइटेरिया डिफाइन करो, उनकी टेन्यूर फिक्स करो। ये कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और मैंने प्रकाश सिंह केस तो आपको मैंने बता ही दिया है वो कैसे कैसे अपॉइंटेड किया जाता है। अब आता है इंटरनेट, दोबारा से इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सैयद अली गिलानी करके एक लीडर थे, उनकी डेथ हो जाती है, सेपरेटिस्ट थे, तो उसके बाद कुछ हंगामा ना हो जाए, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेट जजमेंट लिख दिया मैंने, इंटरनेट शट डाउन कर दो इसे, इंटरनेट शट डाउन। बैकग्राउंड क्या है कि टेम्प्रेरी सस्पेंशन जो होता है आपका टेलीकॉम जो सर्विस है, पब्लिक इमरजेंसी रूल है 2017 अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है ना, ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इंटरनेट को। तो पहला कौन सा हो गया आपका टेलीकॉम का, कौन सा हो गया, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम सस्पेंड कर सकते हैं इसको।
रूल जो एम्पावर करता है सेंट्रल को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी टू सस्पेंड द इंटरनेट सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं। हाउ एवर दिस प्रोविजन वेर फ्रिक्वेंटली यूज इन इंडिया, ये वाला जो प्रोविजन मैंने बताया ना टेलीग्राफ एक्ट का, ये बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है। पास्ट 4 ईयर इंडिया हैव विटनेस मोर देन 400 इंटरनेट शटडाउन थ्रू आउट द कंट्री, और ये हाईएस्ट है। अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को कंपेयर करो ना, जितनी डेमोक्रेसी जिन कंट्री में है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में शटडाउन किया गया। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो शटडाउन हुआ है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, क्योंकि 370 हटा 2019 में, 2019 से वहाँ पे इतने शटडाउन हुए। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन देखा गया है, वो कहीं ना कहीं लॉन्गेस्ट जो है, सबसे लंबा जो है जम्मू कश्मीर का देखा गया है। अब फिर दोबारा से कर दिया गया, फिर दिल्ली एनसीआर में फार्मर रिपब्लिक डे पे तब भी सस्पेंड किया गया था। तो बहुत जगह किए जाते हैं, वो कौन से, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट से ही किए जाते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलता है जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है डिक्लेयर्ड द राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये याद रखो, आपका मौलिक अधिकार है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद द फ्रीडम टू कैरी द ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन, जो सारे ऑलरेडी हैं उसमें एक इंटरनेट भी है। आर्टिकल फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 19 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा 2020 में बोल चुका है। अब निगेटिव इम्पैक्ट क्या है शटडाउन करने के, देखो शटडाउन करने के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। देखो लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी लोगों में आ जाती है, सोशल इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो बाहर हो जाते हैं, आप बैन हो जाते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी से। कोविड-19 क्राइसिस में कितना डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहा है, कोविड चल रहा है, घर में बैठ के कम से कम कुछ तो चला रहे हो, उनके चलाने के लिए नहीं था कुछ भी। एक तरह से प्रेग्नेंट वूमेन है, एक्सेस करनी है, डिजिटल हेल्थ सर्विस लेनी है या हेल्थ के बारे में वेलफेयर अलर्ट देखना है, कुछ भी देखना हो, वो नहीं मिल पाता। स्टूडेंट लर्निंग कर रहे हैं, ई क्लासेस चल रही हैं, ई कोर्ट चल रही हैं, वर्चुअली चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है। इंटरनेट शटडाउन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर भी। अगर आपने एस्टिमेट लगाया ना इंडिया में इतने सारे किए गए, तो इंडिया को कम से कम 20,000 करोड़ का 2020 में घाटा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट शटडाउन की। देखो सोशल भी हो सकता है, सोशल आप सर्विस नहीं ले सकते बिना इंटरनेट के, फिर बैंकिंग की नहीं ले सकते आप, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल हार्म भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया इतना सारा पैसा वेस्ट जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होती हैं। वे फॉरवर्ड में क्या बोला है कि जो इंटरनेट शटडाउन है एक लास्ट रिसोर्ट रखो, उससे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स बनाओ उसको कम करने के लिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रिलीफ सिस्टम रखो, वर्नेबल सेक्शन प्लान करो, एडवांस इन्फोर्समेंट, पहले करने से पहले कुछ आप रिलीफ सिस्टम या कुछ ऐसा डेवलप करो। एक साइबर डिवीज़न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अलग से बनाओ, क्योंकि न्यू एज इनोवेटिव एज पीरियड में आप हो, कम्युनिकेशन इंटर सेक्टर में हो, सर्विलांस सिस्टम, ऐसी कुछ चीज़ें बनाओ कि आप होने से पहले ही उसे रोक दो। ब्लॉक क्यों करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ सर्कुलेट ना हो, गलत चीज़ सर्कुलेट ना हो जिससे दंगा भड़क जाए। आप ऐसी एक पूरी सर्विलांस टीम बनाओ, ऐसी साइबर डिवीज़न बनाओ जो होने से पहले ही उसे सर्विलांस कर ले, उसे ख़त्म कर दे। तो एक बैलेंस रखो सिविल लाइबिलिटीज़ में विद द सिक्योरिटी कंसर्न, ये सारी चीज़ें। ग्लोबल स्टेटस आप देखो, तो टोटल इंटरनेट शटडाउन जो 75 थे 2016 में, वो बढ़ के 106 हो गया, 196 हो गए, और बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, 2018 में 196 जो शटडाउन देखे गए 25 कंट्रियों के अंदर ही देखे गए, उसमें से 134 वर इन इंडिया, ऐसा आप देख सकते हो। तो इंडिया में है, उसके बाद पाकिस्तान में, और उसके बाद 12 अलग देशों में। सबसे ज़्यादा शटडाउन है वो अफ्रीका और एशिया के अंदर ही किए जाते हैं। अथॉरिटीरिज्म क्या है, सच है चाइना एंड ईरान जो रूटीन कट देर, मतलब उनका तो रूटीन कट करते हैं वो अपने का। तो चाइना तो और ईरान ने तो अपना रूटीन कट किया, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को ही बैन किया हुआ, अपनी चलाते नहीं, तो उनका तो अलग सिस्टम है, उनको तो काउंट करते ही नहीं है। पर इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको सोचना चाहिए। आगे आते हैं, इंडिया यूएस एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, एयर लॉन्च कर रहा है यूएवी के ऊपर। यूएवी क्या है कि अनमैन एयर व्हीकल बोलते हैं, एरियल व्हीकल बोलते हैं, उसमें आदमी नहीं बैठता, हवा में वो व्हीकल उड़ता है। तो एक तरह से एयर व्हीकल लॉन्च करने जा रहे हैं मिल के साथ में, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहे हैं। कौन कौन, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव DITT और डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, ये सब मिल के। अभी प्रोटोटाइप होगा क्या, मतलब एक तरह से जॉइंट वर्किंग ग्रुप दोनों पे, जो अनमैन एरियल व्हीकल है इनके लिए टेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ बनाए कि इनोवेटिव चीज़ बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट हैं, DRDO है, लेबोरेटरी है, ये सब काम कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा, स्टेप टूवर्ड्स द डीपनिंग द टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बिटवीन द टू नेशन, डेवलप द इक्विपमेंट बनाएंगे, इसके ऊपर हम को डेवलपमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी का, मतलब साथ मिलकर काम करेंगे। तो मैंने इसमें एक एक्सटर्नल चीज़ ऐड की है, इंडिया और यूएस की डिफेंस टाइप क्या क्या है। यह आज ही मैंने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन के बेस पे ही मैंने चीज़ स्टार्ट की है।
आता है कि यूएस और साइन 3 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट, अब तो 4 हो गए हैं, एक और साइन हो गया है इन विद इंडिया। 3 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं यूएस ने इंडिया के साथ। एग्रीमेंट यूजली साइन बाय द यूएस विद द डिफेंस अलाइज, स्मूथ हो जाए मिलिट्री कॉपरेशन हमारे उनके बीच में। तो पहला आता है आपका जसुमिया करके आता है, जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये साइन किया था 2002 में। देखो इनका याद रखना कब किया था, 2002 में, क्रोनोलॉजिकली पूछ ले जाता है। फैसिलिटेट करता है कि शेयरिंग द मिलिट्री इंटेलिजेंस बिटवीन द इंडिया यूएस, यानी कि जो उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, दोनों को हम आपस में शेयर करेंगे। ये 2002 में हमने ऐसा बनाया था आफ्टर द कारगिल वॉर। याद है, कारगिल में सपोर्ट नहीं किया था इन्होंने, हमें बताया नहीं था कहाँ कहाँ पे किसकी लोकेशन है, पाकिस्तान थे। जब स्मूथ कंडीशन है स्टार्ट हुई, पता लगा कि इंडिया का भी इंपॉर्टेंस है, कारगिल जीत गया इंडिया विदाउट इसकी इन्फॉर्मेशन के, उसने अपना भी सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो बोला ठीक है चलो हम इंटेलिजेंस ही इनके साथ सपोर्ट करेंगे अपनी। एक बनाया लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लीमो करके इसे बोलते हैं, लीमोआ। ठीक है, ये 2016 में साइन किया गया मोदी के टाइम पे। इंडिया यूएस ईच अदर मिलिट्री जो बेस हैं एक दूसरे के रिपेयर करने के लिए या सप्लाई करने के लिए, उसको हम एयर बेस को यूज़ कर पाएंगे। जो बेसिस हैं इंडिया यूएस के अलग अलग जगह पे बेसिस होते हैं। ठीक है, यूएस का जैसे आपका इंडियन ओशन में भी है कई जगह। ठीक है, तो वो हम बेसिस यूज़ कर सकते हैं। कुछ रिपेयर करना हो, कुछ कमी आ गई हो जहाज हो पानी का या एयरफोर्स का, उसे यूज़ कर सकते हैं या रीसप्लाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लीमो किस चीज़ की है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज है वो, उसमें नाम में ही लॉजिस्टिक आता है। फिर एक आता है कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये क्या एग्रीमेंट, शेयर द सिक्योर कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन टू नेशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्सरसाइज और ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन कर रहा हो, ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही हो, तो उनके बीच में कॉम्बिनेशन, सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन बना रहा है, उसके लिए कोमकासा लेके आए थे। अब आपको ये बताना है कोमकासा कौन से ईयर में आया था, कोमकासा का ईयर बताना है आपको, कौन से ईयर में कोमकासा आया था। और रिसेंटली अक्टूबर 2020 में हम एक और साइन करते हैं बीका, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएस के बीच में हम करते हैं। based on exchange of geospatial information between two countries, enhance the operation of US platform currently operated in India. Agreement come drop down the US China relationship, India बॉर्डर ग्लेस इन गलवान वैली। मतलब जियो स्पाटिल, मतलब ऊपर से जो मैपिंग, वो देखो हमारी सैटेलाइट इतनी नहीं है जितनी यूएस के पास है। और हर एक कंट्री का आदमी भी चलते हुए देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, वो एक आदमी को भी देख सकते हैं। उस समय लादिन को कैसे देखा उन्होंने, वो पूरी उस घर के ऊपर उन्होंने एक सैटेलाइट लगाई हुई थी, हर एक परछाई देख के पता लगाया। वो 1 महीने तक ऑब्जर्व किया, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे कि इस घर में कितने बंदे हैं, उस घर में ऑब्जर्व किया कि 3 बंदे आते जाते हैं, 3 बंदे हैं। ओसामा बिन बाहर लादिन छत पे भी नहीं जाता था, अपनी बाहर भी निकलता, पर उन्होंने परछाई दिखी एक आदमी की कि 3 बंदे रहते हैं, 3 बंदे बाहर गए हुए हैं अभी, और घर में कोई इंसान है जिसकी परछाई दिख रही है। उस परछाई को पता लगा के उन्होंने रात में ऑपरेशन किया। तो सारा वो उनकी जो जियो स्पाटिक इन्फॉर्मेशन है वो दोनों कंट्री के साथ शेयर करेंगे। ऐसा कौन सा है, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, बी का जो नाम दिया गया है, ये 2020 में हुआ है। तो आपको याद रखना है, आप कैसे याद रखोगे, आपके जैसे मूल मिया करके था, ये आपका कब था, इंटेलिजेंसी के लिए 2002 में किया गया था कारगिल के बाद। लीमो जो करके था, ये आपका लॉजिस्टिक के था, उनके बेसिस यूज़ कर सकते हैं, 2016 में किया गया था। इसको आप बताना कोमकासा कब किया गया था, बीका रिसेंटली किया गया 2020 में, तो गलवान वैली के अंदर क्लैश हुआ था, ताकि हम देख पाएँ कि चाइनीज़ फोर्सेस का, हम भी देख पाते हैं अपनी सैटेलाइट से, पर उनकी भी यूज़ करेंगे, एक से बढ़कर 2, तो उनसे भी देख पाएंगे। कुछ एक्सरसाइज करता है इंडिया और यूएस के बीच में, एक है युद्ध अभ्यास, ये है 2002 से चलती आ रही है स्टार्ट। एक है वज्र प्रहार, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी मतलब स्पेशल फोर्स जो है इंडिया यूएस की वो करती हैं। फिर एक है टाइगर थ्रम, ये मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज है कैरी आउट बाय द यूएस, इन्वॉल्व 3 इंडियन जो ट्राई सर्विस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये इन्वॉल्व रहती हैं। तो टाइगर में तीनों, रिजर्व जो परिहार है उसमें स्पेशल फोर्स, और जो आपकी अभ्यास है उसमें आपकी आर्मी की है, दोनों ये। तो ये आती है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में बताऊंगा। अभी इनकी बात चल रही है कि मतलब कि कैसे फाइनेंशियल की स्टेबिलिटी बनाए रखी है, कोविड से पूरी चरमरा आ गई है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा है क्या। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी किसी एक्ट से नहीं बनी है। काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन 2010 में इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स होते हैं इन्हीं के ऑर्डर से बनाया गया। रघुराम राजन कमेटी 2002 में उन्होंने बोला था कि फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को बनाने के लिए किया था। इसमें जो कंपोजिशन होता है, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, और जितने
मेंबर जो होते हैं वो जो हेड होते हैं, जो आपकी रेगुलेटिंग बॉडी है, आरबीआई, सेबी, आरबीआई बैंक को देखता है, सेबी कैपिटल मार्केट को देखती है, ये आपकी पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, ये DA, DFA, मतलब सब इसमें सारे हेड होते हैं, इनके मेंबर होते हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था FSD को, इंक्लूड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ करके किया था। तो ये सारी चीज़ भी इसमें होती हैं। फंक्शंस क्या होता है, कोई स्ट्रेंथ रखना, स्टेबिलिटी रखना, इनहेंस करना, या ये प्रमोट करना फाइनेंशियल सेक्टर को, मतलब वही स्ट्रेंथिंग रखना चीज़ों के बारे में। बस आपको याद रखना है, ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉन सेक्रेटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी। रघुराम कमेटी ने इसको प्रपोज किया था। इसके जो कंपोजिशन चेयरमैन है वो कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही आपको याद रखना है। बहुत लंबा है आज, मैंने बहुत लंबा ऐड किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड की हैं आज के दिन जो UPSC में उनसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 2 से क्वेश्चन आज की से मिल सकते हैं आपको, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पक्का मिल सकते हैं, इतने एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं इस वाली PDF से। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फिर स्टार्ट करता हूँ जो जहाँ पर मैं आ गया था। जो हम पढ़ने वाला है E-कोर्ट के बारे में। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वर्चुअल हियरिंग चल रही है उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो अभी उनके लिए अपडेट करके एक नया सॉफ्टवेयर लाया गया था, ठीक है ना। पहले जो यूज़ करते थे वो मतलब पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, फिर सिस्को वाला उन्होंने यूज़ किया था। प्रीवियस जो था उनका विडियो करके था, वो यूज़ करते थे। पर जो नया सिस्को आया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, भाई इधर इसे बंद करो, इसको मतलब वीडियो को हमारा पुराना वाला हमें वापस कर दो, वही अच्छा था। कि इसमें तो प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर में आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वॉइस नहीं आ रही है, जो बातचीत है सिंगल पर्सन आर्ग्यूइंग कर रहा है, दूसरे को आवाज़ ही नहीं पता लग रही है। तो ये पुराना ही सॉफ्टवेयर था, तो वही अच्छा था। आपने क्या किया है, ब्रिंग टू द ओल्ड वन, वेरी अनहैप्पी विद दिस वन, हम बहुत नाराज़ हैं, ये सॉफ्टवेयर गलत बनाया गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरह से आप अगर प्रोप्स एंड कॉन्स देखोगे तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी एक तरह से प्रॉब्लम ही बन गई है वर्चुअल हियरिंग की। और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी जोड़ सकते हो, डिजिटल लिटरेसी नहीं है लोगों के पास, पता नहीं है, तो ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो। तो एक प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज करता है, प्लेनरी एक्सरसाइज करता है कि आर्टिकल 140 टू डायरेक्ट ऑल द हाई कोर्ट टू फ्रेम देयर मैकेनिज्म अंडर ये टेक्नोलॉजी डेवलप करो पेंडेमिक टाइम में। सिंगल डे भी आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, हियरिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से, तो लोगों को जजमेंट मिलता रहे। तो वर्चुअल कोर्ट इज द कॉन्सेप्ट एम टू एलिमिनेट द प्रेजेंस लिटिगेशन, जो भी कुछ प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट ऑनलाइन तो वर्क करती रहनी चाहिए। E-कोर्ट जो बोल दो या इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट बोल दो, तो जो प्रेजेंस रहेगी वो जजों की सोसाइटी के बीच में रहेगी और जो सिस्टम है चलता रहेगा। जो E-कोर्ट आता है डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटराइज कोर्ट। देखो कंप्यूटराइज कोर्ट की डॉक्यूमेंट को कंप्यूटराइज कर दिया कि आपने क्या कि एंटर मारा, आपको डाटा मिल गया, वो ले लिया। पर E-कोर्ट का क्या है, E-कोर्ट सुनवाई भी करें, कंप्यूटराइज कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। आप बैंक में जाते हो, आप बैंक कंप्यूटराइज है कि एंटर मारा आपका पैसा चढ़ गया, एंटर मारा पैसा निकल गया, ठीक है। अब बैंकिंग जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम वो अलग है, आप घर बैठ के कर रहे हो, वो आप खुद कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आपको बैंक में जाना पड़ रहा है, हो रहा है कंप्यूटराइज सब सिस्टम, पर आपको वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो कंप्यूटराइज कोर्ट अलग होती थी और ये अलग कोर्ट होती थी। जो कंप्यूटराइज कोर्ट है 1990 से स्टार्ट कर दिया गया था। द वर्किंग ऑफ E-कोर्ट रिक्वायर द ऑनलाइन एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का पूरा डेवलप किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब कि आपको इंप्रूव करती हैं। वो कैसे, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस क्या होती है कि आपको बेल लेनी है, आपको कोर्ट से कुछ परमिशन लेनी है, कोर्ट से ये करना है, तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को इनहेंस करती हैं कि लास्ट रिसोर्ट तक पहुंच पाए। अब किसी को हाई कोर्ट से कुछ परमिशन लेनी है, कोई आपको मतलब कि स्टे लेना है, वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हो। तो आपको चेन्नई से अब सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा, पहले वो 2-3 दिन उसमें लगना, इमरजेंसी में आना, फ्लाइट से आना, तो वो एक्सपेंस DA जाता था। अब ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन आपने वकील को बैठा के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो जज आपकी हियरिंग सुनेंगे, ठीक है, तो वहीं से वो भेज देंगे आपको पास, वो ऑनलाइन से ही आपके पास उनका ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो इजी होता है मिलने में, इजी एंड मोर फ्रेंडली जो है देयर केस ऑनलाइन, तो वेरियस चैनल सुन सकते हैं, लिटिगेंट टू भी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इन सब चीज़ों से काम कर सकते हैं। तो E-कोर्ट जो प्रोजेक्ट था एक तरह से कॉन्सेप्ट था, और नेशनल पॉलिसी जो एक्शन प्लान था इम्प्लीमेंट करने का, उसमें कहीं ना कहीं बात की गई थी ICT 2005 में जो कमेटी थी, मतलब इस पर सारी बात की गई थी, ट्रांसफॉर्म करना है जुडिशल सिस्टम में। E-कोर्ट जो मिशन मोड प्रोजेक्ट भी लेकर पैन इंडिया प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, मॉनिटरिंग किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लॉ एंड जस्टिस के अंदर, कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अक्रॉस द इंडिया वो E-कोर्ट डेवलप किया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या था कि इसको क्या किया जाएगा, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच डिलीवरी करनी है, E-कोर्ट जो प्रोसेसिंग लिटिगेशन चार्टर बनाना है, डेवलप करना है, इंस्टॉल करना है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, ऑटोमेटिक
ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, जुडिशियल प्रोडक्टिविटी बनाना है, बेस्ट क्वालिटिवली बनाना है, क्वांटिटेटिव बनाना है, ट्रांसपेरेंसी रिलायबिलिटी बनानी है, एक्सेस बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, इतनी सारी चीज़ें बनानी है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, अब मैंने बताया ना, उसको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली आके वकील करना पड़ेगा, फिर कोर्ट में जाएगा, तो उसके तो 20-25 हज़ार इसी में खर्च हो गए। अब वो उसके कोर्ट ने बोला कि आज नहीं सुनेंगे, 2 दिन बाद सुनेंगे, तो वो रुकने का खर्चा, वकील का भी खर्चा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के, अपना ही कोई वकील जानने वाला होगा, कर सकता है, कोर्ट बोले कि 2 दिन बाद सुनेंगे, तो अपने घर में रह सकता है। ऑनलाइन ये सिस्टम होता है, तो एडवांटेज यही है, एक्सेस हो जाएगा जस्टिस एक लास्ट रिसोर्ट तक। ई कोर्ट जो है मच भी मतलब कि मोर पर्सनलाइज हो जाएंगे लोगों के लिए, लोग ज़्यादा इसमें आएंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं छोड़ यार कौन जाएगा हाई सुप्रीम कोर्ट पे, इतनी दूर है कौन सुनेगा वहाँ। अब उनका तो कल्चर डिफरेंट होता है, साउथ वाले को इंग्लिश नहीं आती, किसी को उसको मतलब तमिल ही आती है, या फिर तेलुगु ही आती है, फिर कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, तो वो आएगा, उसको इंग्लिश नहीं आती, फिर उसको ये प्रॉब्लम भी होती है थोड़ा, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो जुडिशरी एक लास्ट रिसोर्ट तक पहुँच पाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाएगी, और लोगों का ज़्यादा इसमें आएगा। कुछ चैलेंजेस हैं, देखो चैलेंजेस मैं इसमें नहीं बता रहा, ये चैलेंजेस आपको खुद सोचते हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो इतने दिनों से, आप उसके चैलेंजेस में पुटअप कर देना। कुछ मैंने आपको एक और बताया सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, और जो चैलेंजेस एजुकेशन वाले इसके अंदर रख देना, तो वही आपके सारे अप्रूव कर दिए जाएंगे। हैकिंग हो सकती है, ई कोड कॉस्ट इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ई फाइलिंग जो प्रोसेस है वो एंडलेस मतलब हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे में, पेनिट्रेशन नहीं है इंटरनेट का, ई कोड रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा, बहुत सारे इशू मेंटेन करने के इसमें आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है ये जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाहर से रिन्यूएबल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैंने ये आपकी पीडीएफ आपको रखी है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा, क्योंकि मेरा गला जो है ना वो बैठ गया है, तो 20 पे ही रोकूंगा, और अगली जो स्लाइड है यहाँ से, इसके बाहर नहीं आएगा रिन्यूएबल एनर्जी पर क्वेश्चन। इतना इसमें ऐड किया है कि कौन कौन सी हैं, कितने टाइप की हैं, क्या क्या टारगेट है इंडिया के, कितना टारगेट अचीव कर दिया है इंडिया ने, जो सोलर प्लांट है सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनाए गए हैं, पीएम कुसुम स्कीम क्या है सो रिन्यूएबल की, ठीक है, फोकस कहाँ कहाँ पे ज़्यादा करना है, तो मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है इसके अंदर। दूसरी आती है आपका जो आएगी इसमें कि मैंग्रोव्स के ऊपर, मैंग्रोव्स का मैंने पूरा ऐड किया, मैंग्रोव्स कैसे हैं, कहाँ पे हैं, इंडिया के लार्जेस्ट मैंग्रोव्स कहाँ पे हैं, कम कहाँ पे हैं, पूरा मैंने इंडिया का जो जितने ही मैंग्रोव्स है क्या क्या से होता है वो ऐड किया है। दूसरी जो आती है इंडिया और रशिया के बीच में जो भी हमारा है, देखो अभी क्या हो, इंडिया रशिया ने सपोर्ट नहीं किया हमारा, ठीक है ना, जो अभी यूएनएससी में रिसोल्यूशन लाना 2593 अफगानिस्तान टेररिज्म के ऊपर, ठीक है ना, पर एक फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है, उसके बाद में बात करेंगे फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है क्या, उसके ऊपर बात करेंगे, और भी जो चीज़ें हैं जो हमारे टाइज हैं रशिया के साथ वो हम पूरे पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, यूएस रोल इन अफगानिस्तान, यूएस ने कैसे अनसर्टेनिटी की है, यूएस ने क्या काम किया है, यूएस क्यों फुलफिल नहीं हुआ, इसमें कुछ सब चीज़ दी गई हैं। बेनिफिट यूएस की प्रेजेंस के क्या थे इंडिया के लिए, कोई कम से कम था, टेररिस्ट तो रुके हुए थे ना, पीछे तो हटे हुए थे ना, क्या क्या गलती की, तो ये आपको खुद ओन थिंकिंग करना है। तो ये 3-4 टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूंगा और उसका जस्ट बता दूंगा, ये मैं बनाऊंगा एक ब्रेक के बाद, क्योंकि स्लाइड अब लंबी है। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, अगर यहाँ तक देखी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें।